अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस करना है वो है मेन डेफिनेशंस के बाद हम उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के बाद हर एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन या उसका स्कोप है उसको डिस्कस करेंगे। देन हम इस सारे के सारे लेक्चर की समरी देखेंगे और फिर एक छोटा सा टास्क एज अ होमवर्क देखेंगे। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स डिस्कशन, मैं एक छोटी सी बात आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितनी भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पर बोर्ड पे, इन सब की डेफिनेशंस में जो जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, बाकी एक मेन स्टेटमेंट ऊपर लिख दी है। तो आपने किसी भी ब्रांच की डेफिनेशन को लिखना है तो आपने सिंपल यही स्टेटमेंट लिखने के बाद ये जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है इसके अंदर आपने हर एक डेफिनेशन के जो की वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं इनको पुट कर देना है और इस कॉल्ड उस ब्रांच का नाम लिख देना, तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विथ चेंजेस इन दैम इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसी तरह आप किसी भी ब्रांच की कीवर्ड्स को जब आप इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को। कौन सी चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी चीज़ उसमें जो एटम्स मौजूद हैं उनकी मौजूदगी की वजह से उसके अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और अगर हम उस मैटर के अंदर उसके ऊपर टेम्परेचर को अप्लाई करें तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी की सारी स्टडी कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री की एक छोटी सी एप्लीकेशन है चैप्टर नंबर 5 के एंड पे, जिसमें वो डिस्कशन करता है अबाउट फास्फोरस P4। फास्फोरस P4 की शक्ल में दो तरह से पाया जाता है। एक इसकी फॉर्म है रोम्बिक को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल R से, और एक फॉर्म है इसकी मोनोक्लिनिक, इसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिएगा कि P4 है, इस P4 में जब आप इसके टेम्परेचर को 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव करते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। चेंज कैसे हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पे इसकी रोम्बिक फॉर्म जो है वो वाइट कलर में है और वो रेड कलर में है और नॉन पॉइजनस है, जबकि P4 मोनोक्लिनिक की फॉर्म में वाइट कलर की है और ये पॉइजनस है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम आते हैं इसके स्कोप की जानिब। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम किस तरह से मिलके बना है, उसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके अंदर स्टेबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इस सारी स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। बिहेवियर ऑफ गैसेस से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट है, लिक्विड्स में एज कंपेयर टू गैसेस स्लो है, और सॉलिड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस ना होने के बराबर है या नहीं होता। तो इस तरह हम बिहेवियर ऑफ गैसेस, किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। लास्ट पे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कोई भी चीज़ हमारे पास गैस फेज में है, गैस फेज से वो लिक्विड में आती है, लिक्विड से वो सॉलिडिफाई हो जाती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, अमूमन गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स में करीब होते हैं, और सॉलिड्स में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं वैसे वैसे फेज चेंज होता जाता है। तो ये जो फेज चेंज है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इस सारी स्टडी को हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन,
कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी सड़क के ऊपर कोई पानी गिरा पड़ा है या सेहन में घर में कहीं पानी गिरा होता है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी निकलती है, उस सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ते साथ ही वो पानी इवेपोरेट कर जाता है। अब इसी तरह अराउंड द वर्ल्ड बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हो रहे होते हैं जिनमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं मैटर में, वो सारे के सारे भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानिब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और उसके साथ साथ इनके डेरिवेटिव्स को भी। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स में क्या फर्क है। मिसाल के तौर पे हम एक कॉमन हाइड्रोकार्बन घरों में इस्तेमाल करते हैं CH4, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 कुछ यूं है। अब इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ये देखें, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है और सेंटर में एक कार्बन का एटम मौजूद है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, हम उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। डेरिवेटिव क्या है कि हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लें और उसमें एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक और एलिमेंट ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसी कंपाउंड के अंदर छोटी सी चेंज करता हूं, इसके 3 तरफ हाइड्रोजन अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन की जगह अटैच हो गया है क्लोरीन। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है वो है CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। अब ये जो क्लोरोमीथेन है एक्चुअल में मीथेन से बना है, CH4 से बना है। ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन CH4 था। अब इस CH4 से हमने एक नया कंपाउंड बनाया है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूध में हम जब थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो सारे का सारा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, या दूध को हम बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद जब उसकी अपर लेयर को हम ऊपर से उतारते हैं, स्किमिंग करते हैं, स्किमिंग करने के बाद जो अपर लेयर होती है अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो उसमें से मक्खन निकल आता है। तो दूध से दही बन रहा है या दूध से मक्खन बन रहा है, तो मक्खन और दही दूध के डेरिवेटिव हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स से जब कोई एक ऐसा एलिमेंट बनाया जाता है जिसमें अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हम उसको नाम देते हैं डेरिवेटिव का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और उनको भी स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और एलिमेंट भी मौजूद हो, जिन्हें हम डेरिवेटिव कह चुके हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि लैब में प्रिपेयर किए गए हैं या वो नेचुरल हैं। नेचुरल का सोर्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकते हैं, प्लांट्स हैं या कोई एनिमल्स हैं। तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स या प्लांट्स से ले रहे हैं तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अदरवाइज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाउअडेज लैब्स में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे नेचुरल हैं या सिंथेटिक हैं, जब हम उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ज़ेरे ज़मीन एक थिक ग्रीनिश ब्लैक विस्कस मटेरियल निकाला जाता है जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिके होने से बनता है, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ये जो पेट्रोलियम है इसकी प्रॉपर्टीज, इसके स्ट्रक्चर को, ये इसके फर्दर डिस्टिलेशन से बनने वाले कंपाउंड्स को, वन ऑफ देम इज पेट्रोल, जिसको हम बाइक्स में या ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम की जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज पेट्रोलियम जो है वो एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है जब हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे बहुत से और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मार्केट में मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे पैराफिन वैक्स एक कंपाउंड है जो कि
पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलता है तो पेट्रोकेमिकल कहलाता है। तो ये सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स जो हैं उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का क्या काम होता है कि प्लांट्स से हम बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि किसी भी डिजीज के क्योर में इस्तेमाल होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स का क्या काम होता है कि वो उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उसको मेडिसिन की सूरत में या ड्रग की सूरत में सप्लाई करते हैं। अब वो जो कंपाउंड हम निकालते हैं अक्सर और बेशतर वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, इस वजह से फार्मास्यूटिकल की स्टडीज भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़े हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 में से कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी तो कहलाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिमेनिंग 116 जो हैं उनके कंपाउंड्स की या उन एलिमेंट्स की स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं इसके स्कोप पे। तो इसके स्कोप में वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं या वो सारी की सारी कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग है या स्टडीज है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। वन ऑफ देम इज ग्लास, सीमेंट एंड मेटलर्जी। ग्लास की चंद एक सूरतें ऐसी भी होती हैं जो कि प्लास्टिक की होती हैं, तो यहाँ पर जो ग्लास है वो प्लास्टिक से बना हुआ ग्लास नहीं है, बल्कि ये इससे मुराद वो ग्लास है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है। अच्छा, सीमेंट क्या है कि सीमेंट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम और मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके एक पाउडर का पेस्ट बनाया जाता है। जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसके अंदर एडहेसिव नेचर पैदा होती है। मेटलर्जी, मेटलर्जी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप सबको याद रहे। सो मेटलर्जी इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम अमूमन मुख्तलिफ मेटल्स को डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हर घर में पंखा मौजूद है और उस पंखे के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आयरन इस्तेमाल होता है, तो वो आयरन ज़मीन से पहाड़ों से निकाला जाता है। अब आयरन को जब ज़मीन से या पहाड़ों से निकाला जा रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है बायोकेमिस्ट्री। जो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन प्रिपेयर की है उसके एंड पे आता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो आपने वर्ड मैटर को चेंज करके वहां पर लिख देना है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री की आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। मैं इसको यहां पर रिवाइज कर देता हूं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं या उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी डिस्कशन को कंसीडर करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब बायोकेमिस्ट्री में कौन से रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, इन रिएक्शंस को नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म का एक फिनोमेना है जिसको आप बायोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो है इसके दो स्टेप्स होते हैं, वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर वन इज कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिक रिएक्शन हो या कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हो रहे होते हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में आती है। कंपोजिशन, अमूमन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं एक्सेप्ट वायरसेस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स की नेचर को स्टडी कर रहे हैं या उनकी ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ये सारी की सारी स्टडी क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप में फर्स्ट वन है मेडिसिन।
मेडिसिन जब भी कोई बनती है तो मेडिसिन के बनने के बाद हम उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी कि ये मेडिसिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये किस किस्म के चेंजेस लाती है। बेसिक पर्पस मेडिसिन का क्या होता है कि जब हम किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में से कोई एक केमिकल रिएक्शन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन को दोबारा से ऑर्डर में लाने के लिए, तरतीब में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और इन मेडिसिन की प्रिपरेशन और इनका एनालिसिस जो है वो बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसका थोड़ा सा फूड साइंस के साथ भी रिलेशन है कि किस किस्म की खुराक के खाने से बॉडी के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर को, उनकी कंपोजिशन को या उनके इफेक्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। फूड साइंस, नाउडेज कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि 18 ईयर से कम उम्र जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उन सब के लिए बैन कर दिया गया है। उसकी रीज़न क्या है कि वो ऐसे, उनकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि वो टीनेजर्स को नुकसान दे रहे थे। तो फूड साइंस जो है, फूड साइंस के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी फूड के, वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद वाटर है, वाटर का एनालिसिस और इसके इफ़ेक्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। एक केमिकल है जिसको हम किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत थोड़ी मिकदार में प्रिपेयर करते हैं और रिएक्शन रन करने के बाद उसको वेस्ट कर देते हैं। एक केमिकल कंपाउंड ऐसा है जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। मिसाल के तौर पे सोप क्लीनिंग एक्शन के लिए हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। अब इसकी जो मिकदार हमें ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इसको कमर्शियल स्केल पे बनाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह कोई भी केमिकल कंपाउंड जब कमर्शियल स्केल पे बनता है तो हम उसको स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम बहुत से केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं जिनमें ऑक्सीजन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कंपाउंड्स यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर मटेरियल्स। मिसाल रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स बेसिकली वो मटेरियल है जो किसी भी प्रोडक्ट के बनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का एक और यूज़ है इचिंग प्रोसेस, ये जो शीशों के ऊपर लिखा जाता है उसमें नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन जो है ये पेशेंट्स जिनको अस्थमा की डिजीज़ हो या इस तरह के सांस के मसाइल हों तो उनके लिए ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं या ऐसे चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री की वजह से हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ पेपर, सोप, पेंट्स एंड डाइज। पेंट्स एंड डाइज में एक कॉमन सा फ़र्क मैं आपको बता दूं कि जो पेंट्स होते हैं इनकी स्टिकनेस पावर जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है, जबकि डाइज जो होते हैं इनकी स्टिकनेस पावर या इनकी कलर की जो अटैचमेंट होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं, इनको भी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है और स्टडी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जिनका एटॉमिक वेट अमूमन 84 या 85 से ज़्यादा है, उनके न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते। स्टेबल ना होने की वजह से वो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिके होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है और उनमें से इमिशन होती है पार्टिकल्स की। वो जो पार्टिकल्स की इमिशन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ये जो डीके प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस। अमूमन इसमें दो प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है, फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं और हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम मजीद क्या करते हैं? हम एटॉमिक एनर्जी यानी कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
किसी भी इलाके में जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से वहां पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असरात होते हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उस स्टडी को भी कंसीडर किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं स्कोप में। स्कोप में सब फर्स्ट वन है पावर जनरेशन, जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या किया जाता है, एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को हम यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जब हम इस हीट की मदद से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्टीम की मदद से हम बहुत बड़े बड़े टर्बाइंस को चलाते हैं जिनसे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये पावर जनरेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो है, ये हमारे जितने भी कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिनमें शौकत खानम और अनमोल हॉस्पिटल है, वो एक ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम नाम देते हैं रेडियोथेरेपी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ होते हैं, फास्फोरस 32, स्ट्रॉन्शियम 90, कोबाल्ट 60। इनको हम चैप्टर 2 के एंड पे स्टडी भी करेंगे बहुत डिटेल में। तो ये जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, इसका क्या फिनोमेना है कि रेडियो एक्टिविटी में कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तो समटाइम्स स्किन के ऊपर अगर कैंसर हो गया तो कैंसर बेसिकली वीक सेल्स की प्रोडक्शन को कहते हैं। तो वीक सेल्स के अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इस वजह से जैसे ही उनके ऊपर रेज पड़ती हैं तो वो वीक सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट ये प्रोसेस इतना इजी भी नहीं है, इसके लिए बहुत एक तकलीफ दे मरहला होता है और इसके लिए काफ़ी ड्यूरेशन चाहिए होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट वन है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में क्या काम है कि अमूमन बैरूनी ममालिक के अंदर पैक्ड फूड इस्तेमाल की जाती है, जिसको कुक करने के बाद पैक कर दिया जाता है। अब जो फूड पैक कर दी गई है उसके अंदर बाहर से बैक्टीरिया तो नहीं जा सकता, बट ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया रह गया है तो उस पैकिंग की वजह से उसके अंदर चूंकि ऑक्सीजन की भी कुछ मिकदार मौजूद है, तो वो बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्रो हो सकता है और उस फूड को ख़राब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी पैकिंग के बाद उसके ऊपर रेडिएशन डाली जाती है। वो रेडिएशन क्या करती है कि उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया को किल कर देती है। इस तरह फूड का जो लाइफ टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है और इससे फूड की प्रिजर्वेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम कर सकते हैं आफ्टर पैकिंग। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, लैंड के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, डेजर्ट है, नॉर्मल है, रेन फॉरेस्ट है, इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। अब उनमें से किसी को भी स्टडी कर रहे हैं या वहाँ पर होने वाले किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी एक ख़ास इलाके के अंदर सपोज वहाँ पर 1 लाख के करीब दरख्त थे और ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि वहाँ से आपने 40,000 या 50,000 दरख्तों को काट दिया है। अब 40-50,000 दरख्तों को काटने के बाद उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, वहाँ के टेम्परेचर रेंज के अंदर क्या चेंज आई है, वहाँ पर बारिशों के सीज़न के अंदर क्या चेंज आई है, ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के स्कोप में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या किसी भी नेचुरल सोर्स की वजह से कोई भी किसी भी किस्म की पोल्यूशन आ रही है तो उस पोल्यूशन का जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। हमारे पास कोई भी गिवन सैंपल है तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि सबसे पहले सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, हमें दिया गया है कि इसके ऊपर एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अप्लाई करें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट वन सेपरेशन, सबसे पहले आप इसकी सेपरेशन करें। सेपरेशन से क्या मुराद है कि इसकी कैप को हमने उतार दिया है, इसकी हमने बैक कवर को भी उतार दें, इसकी निब को भी निकाल लें और इसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उन सबको एक दूसरे से अलग कर लें। सेपरेशन हो गई। सेपरेशन के बाद हमने एनालिसिस करना है। एनालिसिस से क्या मुराद है, एनालिसिस से मुराद है कि ये जो कैप है
या ये जो कंप्लीट मार्कर है, इसमें क्या क्या चीज मौजूद है, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें सल्फर मौजूद है, फास्फोरस या कोई भी एलिमेंट जो कि इसमें मौजूद है, हम उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या चीज मौजूद है। फिर एनालिसिस की एक और रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इसमें कार्बन मौजूद है तो कितना मौजूद है, इसमें सिलिकॉन मौजूद है तो कितना मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो कितना मौजूद है। तो कोई भी गिवन सैंपल है, हम उसकी सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन के बाद उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसमें क्या क्या मौजूद है और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये सारी की सारी स्टडी क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन की जानिब कि हमारे पास सेपरेशन एंड एनालिसिस है। तो एनालिसिस जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या होता है कि ये हमें बताता है आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी मटेरियल है उसमें कोई सा भी एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, आइडेंटिटी, उसको हम उस एनालिसिस को क्या नाम देते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब हम बात करते हैं कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट जो कि उस सब्सटेंस में मौजूद है उसकी कितनी मिकदार मौजूद है, तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट किया जाता है। अब आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्कोप की जानिब। एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप है फूड साइंस के अंदर। फूड साइंस में क्या है कि आजकल हम फैक्ट्रीज के अंदर फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो फैक्ट्रीज में जब किसी भी फूड को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके अंदर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्पेसिफिक लेवल रखा जाता है, उसमें प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक लेवल रखा जाता है, उसमें फैट्स का एक स्पेसिफिक लेवल रखा जाता है, उसमें कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, क्लोरीन का एक स्पेसिफिक लेवल रखा जाता है। अब इन लेवल्स को बैलेंस करना किसकी जिम्मेदारी है, एक एनालिटिकल केमिस्ट की जिम्मेदारी है। तो एनालिटिकल केमिस्ट जब फूड साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है तो वो एक्चुअल में एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। वाटर है, वाटर का हम डिफरेंट एरिया से एनालिसिस करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया है, फॉर एग्जांपल कसूर का इलाका है, वहाँ पर चूँकि चमड़े की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पर लेड इनलैंड वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो वहाँ से हमने पानी लिया और पानी लेने के बाद अब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस मौजूद हैं और क्या ये आयंस किसी डिजीज़ की वजह तो नहीं बन रहे। तो जब हम वाटर का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो भी किस में आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस से क्या मुराद है कि हमें किसी भी जगह की ज़मीन की कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है, या गोल्ड रश एक एरिया है जहां पर गोल्ड के ज़र्रात वाटर में पाए जाते हैं। तो गोल्ड रश जो है वहां पर वाटर में से गोल्ड को निकाला जाता है या उसका एनालिसिस किया जाता है। तो वो क्या है, एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस क्या है कि समटाइम हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना CBC कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि ब्लड को निकाला जाता है आपकी बॉडी से एक थोड़ी सी मिकदार के अंदर और मुख्तलिफ एनालिटिकल मशीन्स के ऊपर उसकी स्टडी की जाती है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। आया कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, इसमें वाइट सेल्स की कमी है, इसमें प्लेटलेट्स की कमी है, इसमें ल्यूकोसाइट्स की कमी है, या किसी भी कंपोनेंट या कोई नया बैक्टीरिया इसमें मौजूद है। तो वो सारे का सारा किस में आता है, क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर आता है। अब यहाँ तक हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशंस और उनके स्कोप को और उनकी एप्लीकेशंस को कवर कर दिया है। मैं एक बार ओवरऑल गो थ्रू कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि ऊपर मैंने एक कॉमन स्टेटमेंट लिख दी है। आपने क्या करना है कि इन कीवर्ड्स को जो कि स्कोप से ऊपर मैंने हर एक के लिखे हैं इनको यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपकी उस स्पेसिफिक ब्रांच की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं होमवर्क की जानिब। अच्छा, होमवर्क से पहले हम एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है। ये बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। और समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपसे स्कोप पूछ लेता है कि गिव द स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्कोप जो है ये भी आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है। और अमूमन
ऐसा होता है कि बोर्ड में जो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन उठाने होते हैं तो वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है। तो आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हुए हर एक ब्रांच को प्रिपेयर करना है। बट मैं आपसे बात कर रहा हूं कि चंद एक ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि आपकी टॉप कंसिडरेशन में होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद जो आपसे ज्यादा पूछा जाता है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और इसमें से एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पे भी यहां से पूछ सकता है। उसके बाद आपसे जो अक्सर पूछा जाता है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कई मरतबा पूछा गया है। इसमें डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। मगर आपने एक बात याद रखनी है, अगेन मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है तो वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से कोई एक लाजमी उठाता है। तो इस वजह से आपने किसी एक को भी नहीं छोड़ना, बट ये जो चीजें हैं ये आपकी टॉप कंसिडरेशन में होनी चाहिए। अब होमवर्क के तौर पे आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूं है कि ये जो आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है आपने इनमें से हर एक ब्रांच में से 3 एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, ताकि अगर इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है लाहौर बोर्ड के पेपर में तो आपकी नज़र से हर एक एमसीक्यूज गुजर चुका हो। वस्सलाम। आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल हुआ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।